करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिवीजन सेशन। पिछली क्लास में हमने जो है वो चैप्टर 11 12 की बातें की थी, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की। आज की क्लास में हमारी नियत ये है कि हम चैप्टर 13 14 एंड 15, ये एक ग्रिड है जो कि सबसे आखिर पे है। बहुत सारे क्या ज़्यादातर टीचर्स जो है उसे सबसे एंड पे कराते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बंदे एंड तक चैप्टर 12 करके उनकी इतनी बस हो गई होती है वो चैप्टर 13 14 15 को या तो मजाक समझ के छोड़ देते हैं या उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उसे कर लें। तो आज का हमारी नियत है कि ये जो मुफ्त के नंबर हैं इन्हें हम जो है वो अच्छी तरह कैप्चर कर सकें। तो हम 13 14 15 का रिव्यू कर रहे होंगे, मगर उससे पहले चूँकि पिछली क्लास की अगली एपिसोड है तो एपिसोड 2 के एंड पे चैप्टर 11 12 के जो अवाम के सवाल हैं वो मेरे सामने रखे जाएं, अभी बात कर लेते हैं उन पर। जी, चैप्टर 11 या 12 से, इवन 5 6 से भी कोई सवाल है तो प्लीज़ बता दें। APQ से, स्टडी टेक्स्ट से, इधर उधर किसी और चीज़ से। ऑन द स्पॉट जो सवाल देखे जाते हैं वो सवाल नहीं होते, वो ज़बरदस्ती के सवाल होते हैं। असल वो होता है जो बंदा तैयारी करते हुए उन सवालों पे एक स्टार लगा दे कि मैंने सर से पूछने अगली क्लास में। इसका मतलब ये कि जी सवाल आते आते रह गया जी। जिन क्वेश्चंस में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, हाँ सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं लिखा हुआ, हाँ, तो उसको कैसे करेंगे? इसका एक थोड़ा सियासी जवाब है और एक थोड़ा कड़वा जवाब है। मैं दोनों ही दे देता हूँ। इसका सियासी जवाब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं अगर सिंपल कंपाउंड दोनों ना लिखा हो। इसका फिर आगे से दूसरा जो कड़वा जवाब है वो ये कि मतलब जब मैं जवाब देता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स आगे मुझसे कहते हैं मगर मैं वो वाला क्वेश्चन कर रहा था उसका आंसर जो है वो कंपाउंड वाला मैच नहीं करता, सिंपल वाला मैच करता है। उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन ये है कि ज़्यादातर जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं बुक्स में, तो बुक्स में चैप्टर बने होते हैं कि ये जो है वो चैप्टर, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो बुक वालों को पता होता है कि इससे ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज में सारे सवाल सिंपल के हैं और ये सारे सवाल जो है वो कंपाउंड के हैं। लेकिन जब आप कंपाइल्ड मटेरियल लेते हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह है या कोई APQ है, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो जब अपने सवाल उन्होंने कॉपी पेस्ट किए होते हैं कुछ सिंपल वाली बुक के एंड से, कुछ जो है वो कंपाउंड वाले चैप्टर के एंड से, तो फिर उन्हें बुक बनाते हुए तो सबको पता होगा कि कंपाउंड का सवाल है कि सिंपल का, मगर कंपाइल करते हुए कंपाउंड और सिंपल की जो है वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो है वो आंसर्स आगे पीछे होते हैं। इस पे मतलब इस सारी बहस का अगर मैं सिंपल नतीजा ये निकालूं कि कंपाउंड और सिंपल दोनों से सॉल्व करें, पहले कंपाउंड से, कंपाउंड का अगर आंसर आ जाता है वेरी नाइस, टिक करें और आगे चलें, अगर नहीं आता तो एक दफ़ा सिंपल से सॉल्व करें और फिर टिक करके आगे चलें। मतलब मैं आपको 3 मुख्तलिफ डिफिकल्टीज के जवाब दे दिया। सबसे पहला ये कि कंपाउंड जिंदाबाद, क्यों कंपाउंड जिंदाबाद कभी कभार नहीं होता और पेपर में करें क्या। कोई और सवाल? अवाम ने कहा 12.24, उसके लिए मुझे अपने लैपटॉप पे देखना पड़ेगा, कंट्रोल F, 12.24। ऑनलाइन वाले ज़रा अगर स्टडी टेक्स्ट साथ ही खोल लें तो ईजी हो जाएगा। इन अ गेम अ मैन इज पेड 50 रुपए अगर सारे हेड आएंगे और सारी टेल्स आएंगी, और उससे पल्ले से 30 रुपए देने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, मैं हाथ में उठा देता हूं। ऑनलाइन वालों 12.24 आई कैप स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। बंदा 50 रुपए उसे मिलेंगे, क्या है X, 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे कब? या तो चारों हेड्स आए या तो चारों टेल्स आए। किस किस आउटकम में? 4 हेड्स या 4 टेल्स। और क्या होगा? 30 रुपए देने पड़ेंगे पल्ले से अगर 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड्स आए। 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड्स आए, -30 -30 -30। और क्या गिवन है? सवाल हमसे चाहता क्या? सवाल कहता है एक्सपेक्टेड गेन बता दें। सवाल से जितनी इंफॉर्मेशन निकालनी थी मैंने निकाल लिया, अब गौर व फिक्र करनी है कैलकुलेशन पे। प्रोबेबिलिटी, जब हम 4 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने तरह के आउटकम्स आ सकती हैं, आपस की बात है। मैंने रेगुलर क्लास में तो आवाम को जो है वो टेबल एक पूरा बना दिया था, वो भी बना ही लेते हैं। सिर्फ एक आउटकम ऐसी है कि चारों हेड्स होंगे, सिर्फ एक आउटकम ऐसी है चारों टेल्स होंगी, 4 आउटकम्स ऐसी हैं कि 1 हेड और 3 टेल्स होंगी, 4 आउटकम्स ऐसी कि 1 टेल और 3 हेड्स होंगे, और 6 आउटकम्स ऐसी कि 2 हेड और 2 टेल्स होंगी। तसल्ली कर लें, सारों को ऐड करके क्या आता है देख लें, 16 आता है कि नहीं।
क्या 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू भी 16 नहीं होता? यानी कि हमने टेबल बड़ा अच्छा बनाया है। अब इस टेबल की बेस पे फैसला करें प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। 4 हेड्स आने की सिर्फ एक आउटकम है 1/16। 4 टेल्स आने की सिर्फ एक आउटकम है 1/16। 1 हेड 3 टेल की कितनी है 4/16। 2 हेड्स और 2 टेल्स की कितनी है 6/16। और ये 3 हेड्स यानी का मतलब है ये भी हो गया आपके पास 4/16। आखिरी स्टेप कैलकुलेटर वाला है। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या होता है 3.125। कॉमन सेंस कहती है फिर ये भी वही होता होगा। 4/16 इंटू -30 क्या होता है -7.5। कॉमन सेंस कहती है फिर ये भी वही होता होगा। 6/16 इंटू -30 क्या होता है 11.25। इन सारों को ऐड लेस कर दें, अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं की तो आंसर नेगेटिव में आएगा कुछ। क्या होता है इसका रेफरेंस 12.24। अवाम से आवाज आई -20, तो ये था 12.24 ऑफ आई कैप स्टडी टेक्स्ट। कोई और सवाल सर एक क्वेश्चन है। बोलें। मोबाइल पे है। एक काम करें मुझे सेंड करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस क्वेश्चन को ऑनलाइन वाली आवाम के लिए यहाँ पूरा एक्सप्लेन भी कर दूँ। ये ना हो कि स्क्रीन नहीं है तो काम खराब हो गया। लें जी, मुझे पिक्चर आई सवाल की। ओ यस, ये एक अच्छा सवाल है। लिखा है ये किसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 146 है। अब ये नहीं, टीचर का नाम ना मुझे पता है ना मैं लूंगा। मिस एक कोई हैं, उन्हें चाहिए सम ऑफ 3 लाख रुपए आफ्टर 3 इयर्स। 3 लाख चाहिए 3 साल बाद चाहिए, ओके। एंड 5 लाख आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। 5 लाख रुपए 5 साल बाद। फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ हर सन, उन्होंने बेटे की फीस देनी है, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं, हमें सिर्फ कैलकुलेशन से गर्ज है। शी इज प्लानिंग टू डिपॉजिट क्वार्टरली अमाउंट्स इन अ बैंक। क्वार्टरली अमाउंट्स जमा करानी है। फ्रॉम विच शी वुड ड्रॉ द डिजायर्ड अमाउंट एट द रिक्वायर्ड टाइम। इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। R इज इक्वल टू 0.12। कितनी अमाउंट्स मैडम जमा कराएं एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। इस तरह के सवाल, एक मिनट, सवाल में जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने निचोड़ दिया, अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। इस तरह के सवालों में जब एक से ज्यादा तरह की फ्यूचर वैल्यू, मैंने आप लोगों को 2 तरीके सिखाए थे। एक तरीका, खैर तरीका तो एक ही है, उसके करने के मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस हैं। करना यह कि घसीट के इन सारी वैल्यूज को किसी एक डेट पे लाना है, या तो इन दोनों को घसीट के ईयर 0 यानी कि आज पे ले आए, या इन दोनों को घसीट के किसी एक कॉमन डेट पे ले आए। कॉमन सेंस कहता है इजी काम क्या है, एक चीज ऑलरेडी 5 साल पे है, 3 साल को घसीट के 5 साल पे ले आए, आपके पास दोनों चीजें 5 साल पे इकट्ठी हो जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात। अगर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का दिल चाह रहा हो तो हम इसे दोनों को 0 पे भी ला सकते हैं। फिलहाल मैं कहता हूं कि जो 3 साल वाली अमाउंट है, अगर मैं एक नक्शा बनाऊं, हमारे पास कुछ आज की अमाउंट होगी, एक 3 साल बाद की अमाउंट है, एक 5 साल बाद की अमाउंट है, और इस 3 साल वाली अमाउंट को घसीट के हमने 5 साल पे लेके जाना है। यानी कि ये अमाउंट 3 लाख इंटू 1 प्लस आर, आर पूरे साल का 12 है तो क्वार्टरली डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। रेस टू पावर कितने साल हमें आगे लेके जाना है इसे? 2 साल। 2 साल में कितनी दफा को कंपाउंडिंग होगी? 1 साल में 4 दफा होगी, टोटल 8। जरा कैलकुलेटर से पूछ के मुझे बताएं ये क्या होगा।
380031 ओके। 3 साल बाद 3 लाख की वैल्यू हो गई है और 5 साल बाद 5 साल बाद इस 3 लाख की वैल्यू हो गई है और 5 साल बाद 5 लाख की वैल्यू तो पहले ही थी। मुझे बताएं टोटल 5 साल बाद आपको कितने पैसे चाहिए, ये प्लस 5 लाख। तो कॉमन सेंस कहती है बस 3 की बजाय 8 आ जाएगा। 880031 इतने सारे पैसे चाहिए 5 साल बाद। मुझे कॉमन सेंस से पूछ के बताएं 5 साल बाद पैसे चाहिए तो हमें फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगना चाहिए या प्रेजेंट वैल्यू का। जाहिर सी बात है फ्यूचर की अमाउंट है तो फॉर्मूला भी फ्यूचर का। 880031 इज इक्वल टू एक्स, कितना कैश फ्लो पता नहीं, इनटू 1 प्लस आर, आर पूरे साल का है 12% डिवाइडेड बाय 4 रेस टू पावर इन 5 सालों में कितने को दफा इंटरेस्ट मिल जाएगा? 5 साल, हर साल में 4 दफा। 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने क्यों किया? ऑर्डिनरी एनविटी नहीं एनविटी ड्यू थी, लिखा हुआ था सवाल में कि आज से मैडम ने पैसे देने स्टार्ट करने। क्या मैं सही कह रहा हूं? शी इज प्लानिंग टू डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ जी बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर से पूछें एक्स क्या है? 31797। अब हमने कहा 31797, इस तरह का तो एक ऑप्शन भी है, तो वही सही ऑप्शन है। ओके जी, और कुछ आगे चलें या कोई और पुरानी बात? ओके जी, आज का हमारा टॉपिक 13, 14, 15 इट इज अबाउट सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सैम्पलिंग होती क्या है? आपको पता है कि पूरी पॉपुलेशन का इंटरव्यू लेना शायद हमारे बस की बात नहीं है, शायद टाइम बहुत लगे, शायद पैसे बहुत लगे हैं, शायद तब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरे होते होते अवाम ही सारी मर जाए, या पेरिशेबल और भी चीज़ें होती हैं जो कि जिनका आप एक्सपेरिमेंट करो तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज़। तो हम करते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का यूनिट 1 तो सीधी सीधी थ्योरी है, सिर्फ रीडिंग है। बहुत सारी तरह की डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में हर तरह की जो है वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। आई कैब आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये वाली सैम्पलिंग है, बताओ इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन इसका फायदा है, बताओ इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन इसका नुकसान है। या आई कैब आपको कहानी सुना के बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सी वाली सैम्पलिंग जो है वो सवाल में हुई है। तो यूनिट 1 तो सिर्फ रीडिंग है। अगर मैं ज़बानी फिर भी आपको बताने की कोशिश करूं तो कितने तरह की सैम्पलिंग्स होती हैं। एक रैंडम, वो वाली जो आप दिल से पूछ के करते हैं कि फला 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 फलाना आइटम जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं। एक थी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक में फॉर्मूला यूज होता है। एक थी वो स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड वाली, कि हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं किसे हैं कि किसी चीज़ के सब कैटेगरीज कर लें। आप चीज़ के जो है वो फर्दर टुकड़े बना लेते हैं कि ये लाहौर के लोग, ये कराची के लोग, और फिर उस फर्दर टुकड़ों पे जो है वो आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जो आपका दिल करे, या तो रैंडम या तो सिस्टमैटिक। और जहाँ सिंपल साइज, पॉपुलेशन साइज ही बहुत थोड़ा हो, पता चले आपने पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान से 1000 लोगों का जो है वो टेस्ट लेना था और उस 1000 में से पता लगा कि किसी कश्मीर में सिर्फ 12 लोग थे, तो अब 12 लोगों में से 2 लोगों का सैंपल लेते अच्छे लगेंगे, 12 के 12 सबका जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लें। तो जहां सैंपल साइज बहुत ही स्मॉल हो स्ट्रेटिफिकेशन में, उसकी आप सारी टेस्टिंग कर लें, सैंपलिंग ना करें। और जहां सैंपल साइज ज़्यादा हो वहां आप उस पर रैंडम करें, सिस्टमैटिक करें, आपकी मर्जी है। फिर हमारे पास था क्लस्टर और मल्टी स्टेज। उसमें क्या होता था, हम हर स्टेज पे सैंपलिंग करते चले जाते थे। हम कहते थे पूरे पाकिस्तान में से इतने सारे शहर हैं, सैंपल में से उनमें से कोई शहर सेलेक्ट कर लें। फिर हर शहर में जो है इतने सारे तरह के एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में से सैंपल के तौर पे कुछ एरिया सेलेक्ट कर लें, एंड सो ऑन। वो आपके पास हो जाती थी वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग होती थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देते होते थे कि इस कैरेक्टरिस्टिक वाली तमाम लोगों का इंटरव्यू ले लो, और जो है वो इस तरह से सैंपलिंग हो जाती थी। एंड पे थी कन्वीनियंस सैंपलिंग की, जहां ना नियत थी ना ज़रूरत थी, बस मौका मिल गया तो सैंपलिंग कर ली। तो यूनिट 1 में तो सारी इस तरह की बातें थी। अब यूनिट 2 से हमारे पास कैलकुलेशन वाली बातें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले बुक ने आपको बताया होगा स्टैंडर्ड एरर। कौन होता है स्टैंडर्ड एरर? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है स्टैंडर्ड एरर। मैंने एक ही सेंटेंस में 3 दफा वर्ड स्टैंडर्ड बोला, हर जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जरा दोबारा गौर करें। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तीन ही 2 दफा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। तो एक सवाल आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि जो मैंने पहला वर्ड बोला है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन,
ये क्या होती है, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और उसके ऊपर जो है वो गौर फिक्र करते हैं। लेट्स अज्यूम किसी ने पूरे पाकिस्तान में किसी खास कैटेगरी के मतलब फलां एज के लोगों का वेट मेजर करना है। तो वेट मेजर करना है तो उसने बहुत सारे सैंपल्स लिए होंगे, हर शहर पे जाके कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, उनका वेट जो है वो चेक किया होगा, तो उसके पास कुछ इस किस्म का डाटा इकट्ठा हुआ होगा। लेट्स अज्यूम कि उसने 100 बंदों के 100 सैंपल्स लिए हैं, 100 इंटू 100 10,000। उसने 10,000 बंदों के सैंपल्स जब लिए तो उसके पास कुछ इस तरह का डाटा इकट्ठा हुआ। उन 100 सैंपल्स में से 50 सैंपल्स ऐसे थे जहां मीन वेट वाज अराउंड 70 केजी, चलो हम रेंज बना लेते हैं 70 टू 80 केजी। उसके पास तकरीबन 20 सैंपल्स का डाटा ऐसा निकला जहां मीन वेट आपके पास आ गया 80 टू 90 केजी। उसके पास 20 सैंपल्स ऐसे आ गए जिनका मीन वेट आ गया बिटवीन 60 टू 70 केजी, कितना हो गया 90। उसके पास 4 सिर्फ ऐसे सैंपल्स आए जिनका मीन वेट वाज 90 टू 100। उसके पास सिर्फ 4 ऐसे सैंपल्स आए जिनका मीन वेट वाज 50 से 60, और सिर्फ एक सैंपल ऐसा आया जहां मीन वेट वाज 100 प्लस, और सिर्फ एक सैंपल ऐसा आया जहां मीन वेट वाज 50% से लेस। ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल अज्यूम करके बनाया है, इसे हम प्यार से बोलेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इससे देख के हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो 70 से 80 केजी के दरमियान की है, लेकिन ये सैंपल की जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस सैंपल की बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में तुक्का लगा सकते हैं कि अगर मेरे इस 100 सैंपल्स का जो है वो डाटा ये आया है, तो मेरा दिल कहता है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के भी इस एज के लोगों का वेट तकरीबन 70-80 केजी के दरमियान कहीं होगा। कितने की मैंने बात की, तकरीबन 50% की। अगर मैं मजीद अपनी इस रेंज को इंक्रीज करूं तो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तकरीबन 98% आबादी का जो मीन वेट है वो 50 से लेके 100 के दरमियान होगा। मैंने 98 पे आके मेरी बस हो गई। अब मैं 98 से ज़्यादा आपको तसल्ली नहीं दे सकता। मैं आपसे ये नहीं कह सकता पाकिस्तान की 100% आबादी के जो वेट है वो 50 से कम से लेके 100 से ज़्यादा तक का होगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने किया क्या है। फिर मेरे पास कंक्रीट नंबर सिर्फ 50 से 100 तक के हैं। उसके बाद ये जो 1-1 मेरे पास है ये अजूबे हैं। शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसा इलाका हो जहां जो है वो इस तरह का वेट आ रहा हो, और शायद ही कोई इलाका हो जहां ये हो। अजूबे की बेस पे आपने पूरे पॉपुलेशन के बारे में गलत जो है वो बयानी नहीं कर लेनी, गलत गुमान नहीं रखना। हाँ ये है कि 98% जो डाटा है वो उस तरह फिट हो रहा है। अब इस डाटे से अगर मैं अपनी कंक्लूजन निकालूं, मैं ये कह सकता हूं कि 50 टू 100 केजी के दरमियान पॉपुलेशन फॉल कर रही है, और ये बात मैं 98% सैंपल्स के बारे में कह रहा हूं। अब ये जो मैंने आपके सामने 2 लाइनें लिखी हैं, इससे मैं एक 3 बड़ी गहरी बातें ढूंढ के निकालने वाला हूं। यूनिट 2 में 3 तरह की डेफिनेशंस आपके पास होंगी, और वो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, उनके ऊपर गौर फिक्र करते हैं यूजिंग दीज लाइंस। लिखा होगा किसी एक पेज पे कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लिमिट्स। कौन है कॉन्फिडेंस लेवल? ये है कॉन्फिडेंस लेवल। आपकी सैंपलिंग के कितने % जो सैंपल हैं वो आपकी इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। आपके सिलेबस में ज्यादातर जो सवाल आते हैं 95 और 99 से आते हैं। बहुत ही कोई सवाल जो होता है वो 98% का होता है, 90% का होता है। 99 और 95 से गुजारा हो जाता है। इस चीज को हमने प्यार से कहा कॉन्फिडेंस लेवल। फिर आगे लिखा है 50 टू 100। ये 50 एक लिमिट है, ये 100 एक लिमिट है। इन दोनों को हम प्यार से बोलेंगे कॉन्फिडेंस लिमिट्स, और इनके दरमियान के एरिए को 50 टू 100 को हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हम इसे कभी कभार मार्जिन ऑफ एरर भी बोल देते होते हैं। अगर सवाल गलती से तो नहीं, सवाल की मर्जी, वो जो मर्जी करे।
अगर सवाल वर्ड मार्जिन ऑफ एरर का है तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मार्जिन ऑफ एरर भी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की ही बात हो रही है। तो सवाल हमसे आमतौर पे कहता क्या है चैप्टर 13 का? चैप्टर 13 का सवाल कहता है, अगर बहुत ही इजी मूड में हो तो वो कहता है ऐसा करो, ये डाटा है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकाल दो या इंटरवल निकाल दो। और अगर उससे ज्यादा एडवांस जाने के मूड में हो तो वो कहता है यार ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो है वो बनी बनाई है, ऐसा करो n निकाल दो। दोनों तरह के सवाल करके देखते हैं क्या समझ आती है। उसके लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे। तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ सवाल होता है मीन का सवाल। मीन के सवाल का आपके पास फॉर्मूला है कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार कौन है? सैंपल का मीन प्लस माइनस जी वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर। अब चूंकि मैं पहले ही आपको एडवांस से बता दिया कि हम मीन की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहां वर्ड मीन ना यूज करूं तो स्टैंडर्ड एरर मीन का तो निकालने का एक तरीकेकार है, क्या भला? स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। लेकिन जब हम किसी और टाइप ऑफ सवाल करेंगे, मीन का सवाल नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन का करेंगे, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है फॉर द मीन। और फॉर द मीन में भी आगे दो सिचुएशंस होती हैं, लेकिन वंस अगेन 90% सिचुएशंस में यही यूज हो जाएगा। ये कहां यूज नहीं होना उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। एक सीधा साधा आपके पास सवाल है जिसमें सैंपल मीन गिवन है, एन गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है, ये वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। इससे हमारे पास निकल आएंगी कॉन्फिडेंस लिमिट्स इन केस ऑफ मीन। अब लिख ही देता हूं कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ मीन की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स की। उसके अलावा हमारे पास सवाल आ सकता है कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ प्रोपोर्शंस। वो कैसे होगा? कॉन्फिडेंस लिमिट्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शन का मीन प्लस माइनस जी वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर है। ये तो सारा कुछ सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। प्रोपोर्शन के केस में स्टैंडर्ड एरर का आपके पास फॉर्मूला होता है लंबा सारा स्क्वायर रूट पी क्यू ओवर एन। पी कौन है, क्यू कौन है, ने आप पहले ही जानते हैं। ये आपने चैप्टर 12 और 11 में देखे थे। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एन, और ये सारा का सारा कुछ स्क्वायर रूट में। अब यहां और कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? मीन में सवाल इस तरह की बातें करे कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवन, और जो है वो एन जो है वो ऐसा है। इन अदर वर्ड सवाल आपको डायरेक्ट जो है वो एन खुद जो है वो बता दे कि ये 5, 10, 15 चीजों का जो है वो आपने मीन निकालना है, इससे आपने कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकालनी है। वो हो जाएगा स्मॉल सैंपल साइज का सवाल। स्मॉल सैंपल साइज के सवाल की क्या अपने निशानियां हैं? एक तो n लेस देन 30 होगा, और आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन होगा। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो आप एक चीज की तरफ जाएंगे जिसका नाम होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन का कजन टी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला अभी भी सेम है, सैंपल का मीन प्लस माइनस जी वैल्यू लिखते थे, लिख देंगे टी वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर। क्या स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगी? हाँ जी, थोड़ी सी चेंज आएगी। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन तो गिवन ही नहीं, क्या करेंगे? मजबूरन सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन लेंगे जो कि स्मॉल एस से यूज होती है, और कुछ और भी करना है। इसके अंदर जब आप सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे होंगे तो आप n-1 वाली स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, नॉर्मल वाली नहीं। अक्सर इस तरह के सवालों में आपको ये स्टैंडर्ड डिवीजन खुद निकालनी पड़ जाती है, इसलिए अलग से कह रहा हूं। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तो ये आपके पास हो गया स्मॉल सैंपल साइज के केस में क्या करना है। चैप्टर 13 के कॉन्सेप्ट्स, अच्छा एक चीज बस रह गई, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए अदर देन n वाला सवाल। n वाला सवाल आपसे ये कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस लिमिट सवाल में गिवन हो जाती हैं। सवाल आपसे कहता है कि किसी चीज का मीन है 100 किलो, ऐसा करें कोई ऐसा प्यारा सा सैंपल साइज बता दें कि आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हो बिटवीन 90 एंड 110। यह सवाल कहे कि आपके पास ऐसा कोई सैंपल साइज हो जिसपे कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ जाएं 90 और 110। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास ये भी गिवन है 110, आपके पास ये भी गिवन है, आपके पास ये भी गिवन है।
बस n जो है वो आप अननोन रख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट वाज चैप्टर नंबर 13। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 14 15 की। दोनों का थीम जो है वो सेम है। अगर एंड पे टाइम बचा तो एक आधा सवाल भी कर लेंगे। इंतहाई इजी चैप्टर्स। एक मिनट, किसी ने कुछ नोट करना है तो कर ले, साथ साथ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग कर ही ले होंगे। चैप्टर 14 में हम बात करते हैं सच्चाई और झूठ की। सच्चाई और झूठ किसका? सवाल का। सवाल आपको कोई ना कोई बयान देगा, सवाल कोई स्टेटमेंट देता पाया जाएगा। हमारे सिलेबस में दो तरह की हैं, मीन की और प्रोपोर्शन की, लेकिन उसमें आगे फर्दर टाइप्स है। मीन का डिफरेंस, सिंपल मीन, प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन का डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स 4 मेजर तरह के सवाल आपके पास आ गए। स्टेप्स सबके कॉमन है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है। पहले स्टेप्स पे बात करते हैं, फिर जो है वो आगे फॉर्मूलास की तरफ जाएंगे। स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप होता है चैप्टर 14 में भी 15 में भी, बनाएं, पता लगाएं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस पता लगाना इंतहाई इजी काम होता है। सवाल में जो आपको चीज गिवन हो, जो बयान गिवन हो, वो होता है नल हाइपोथेसिस। सवाल कह रहा है कि किसी टीचर की क्लास में आमतौर पे 500 लोग आया करते हैं। सवाल ने कह दिया, हमने मान लिया। सवाल ने कहा, हमने चेक किया किसी पॉपुलेशन का जो है वो मीन वेट 500 केजी होता है। सवाल ने कह दिया, हमने मान लिया। सवाल में जो भी बयान दिया गया है उसे हमने प्यार से बोल दिया नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो सवाल एब्सोल्यूट बात करेगा, सवाल कहेगा किसी चीज का वेट 100 केजी होता है, मीन वेट की बात हो रही है, एक चीज के वेट की बात नहीं हो रही, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन इज 100 किलो। सवाल उल्टी बात भी कर सकता है, ऑपोजिट बात भी कर सकता है। सवाल कहता है कि किसी चीज का वेट आमतौर पे 100 किलो से ज्यादा हुआ करता होता है। सवाल ने बोला वेट ज्यादा होता है, ओके मान ले। जो सवाल ने कह दिया उसे मान लें और उसे लिख दें अपने नल हाइपोथेसिस में। अगर सवाल कहता है किसी चीज का मीन वेट जो है वो 100 किलो से कम हुआ करता है, आपने कहा ठीक है कोई नहीं, मान लिया हमने। एक और छोटा सा शॉर्टकट ये कि हमेशा नल हाइपोथेसिस में इज इक्वल टू वाला साइन आएगा, या तो सिंपल इज इक्वल टू वाला या ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला इज इक्वल टू के साथ इक्वल्स हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगा। स्टेप 2 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का उलट, नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट। सवाल ने जो बात की आपने उससे उल्टी बात करनी है। अगर सवाल कह रहा था कि मीन 100 है, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता, मीन 100 केजी नहीं है, मैंने ये वाला साइन डाल दिया जो कि होता है नॉट इक्वल्स टू वाला। जो ये कह रहा है उससे ऑपोजिट बात। सवाल ने कहा मीन इज ग्रेटर देन 100 किलो, आप कहें नहीं, आप कहें चक्कर ही कोई नहीं, मीन इज लेस देन 100 केजी। सवाल कह रहा था मीन इज स्मॉलर देन 100 केजी, आप कहें नहीं, तुमने कहा है मीन 100 केजी है, मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो ऑपोजिट बात करूंगा। मैं कहता हूं कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट मीन इज ग्रेटर देन 100 केजी। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि बताओ नल हाइपोथेसिस कौन सा वाला हाइपोथेसिस होता है, ऑल्टरनेट कौन सा वाला। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसे आपने झूठा साबित करना है। इंग्लिश में बात करें तो नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है आपने जिसके अगेंस्ट जाना होता है, आपने जिससे रॉन्ग प्रूव करना होता है। मैं मतलब उर्दू में इंग्लिश में दोनों ये बता रहा हूं कि कुछ सवाल देख के थ्योरी वाला कंफ्यूज ना हो जाएगा। जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है जो हमने सच्चा साबित करना होता है। इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे, वो वाला हाइपोथेसिस जिसकी हम फेवर में जा रहे हो या जिसे हमने जो है वो लेजिटिमाइज करना, खैर मैं ज्यादा मुश्किल वर्ड बोल दिया, फेवर की बात करते हैं, जिसकी फेवर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हमारे पास कहलाता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टेप 3 सबसे इजी स्टेप होता है और वो इजी इस सेंस में होता है कि या तो आपको सवाल सिग्निफिकेंस लेवल दे देगा, अगर सवाल चुप है तो अज्यूम कर लें 5%। सिग्निफिकेंस लेवल आपने निकालना है और साथ ही सिग्निफिकेंस लेवल से एसोसिएटेड जी वैल्यू भी निकाल लेनी है। जी वैल्यूज मैंने आपको 4 तो जबानी याद कराई थी, 1.96, 2.58, 1.65 और 2.33। अगर 95 और 99 के अलावा कोई सवाल आता है तो फिर जो है वो जी टेबल खोल के देख लीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह इधर से गुजारा हो जाएगा। ये कौन थी 95, बल्कि मुझे इधर लिखना चाहिए 95 वाले, 99 वाले, ये हो गए आपके पास टू टेल,
ये आपके पास हो गया वन टेल। अब बंदा पूछे ये वन टेल टू टेल कौन लोग हैं, तो वो आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके पता लग जाएगा। ये जो पहला टाइप ऑफ सवाल है जहां लिखा है मीन इज इक्वल टू 100 kg, ये आपके पास है टू टेल्ड क्वेश्चन। टू टेल्ड का मफहूम क्या है, इसकी दो दुमें होती हैं। कौन सी दुम की बात हो रही है, याद करें एक प्यारा सा कर्व होता था, इसकी टेल्स की बात हो रही है। अगर मीन 100 kg है तो कुछ बर्दाश्त की लिमिट होगी। आपने बर्दाश्त की लिमिट कहा कि यार 110 से लेके 90 तक अगर मेरे सैंपल का आंसर आ गया तो मैं कहूंगा ठीक है यार, सवाल क्वेश्चन का जो मीन है वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, माफ कर दो। लेकिन अगर इस रीजन से बाहर वाला एरिया में आपकी जी वैल्यू का आंसर आ रहा है, आप कहेंगे नल हाइपोथेसिस झूठा है। तो टू टेल्ड क्वेश्चंस में जी वैल्यू इधर आए या इधर आए, दोनों दुमों पे आपका जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत होने से मुराद है नल हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। जबकि अगर सवाल इस तरह का या इस तरह का है, सवाल कहे कि मैं कहता हूं कि आंसर ग्रेटर देन 100 है, तो अगर आपने आंसर ग्रेटर देन 100 निकाल दिया तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आपने तो सवाल को सच्चा साबित कर दिया। हमें तो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाना है, हमें तो नल हाइपोथेसिस को झूठा साबित करना है। तो नल हाइपोथेसिस को झूठा साबित करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपका आंसर जी वैल्यू जो है वो इस साइड पे है। इसका मतलब यह है कि हम सवाल की सिर्फ एक टेल पे फोकस कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल जहां नल हाइपोथेसिस में स्मॉलर देन और ग्रेटर देन की बात हो रही हो, वन टेल्स के सवाल हो जाते हैं, और जो जहां एग्जैक्ट बात हो रही हो, एब्सोल्यूट बात हो रही हो, वो हो जाते हैं हमारे पास टू टेल सवाल। स्टेप 3 में हमने ये वाली वैल्यूज की बात की। स्टेप 4 और 5, स्टेप 4 है स्टैंडर्ड एरर निकाल लो। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मैं जान के यहां नहीं इसलिए लिख रहा क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के जो है वो मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। दो मैंने आपको चैप्टर 13 में करा दिए, दो जो है वो हम नहीं देख लेंगे। स्टेप 5, जी वैल्यू या कुछ केसेस में टी वैल्यू निकालना है। टी वैल्यू स्मॉल सैंपल साइज के केस में और जी वैल्यू बाकी हर तरह के सवाल के केस में। जी वैल्यू का फॉर्मूला एक तो आपने चैप्टर 12 में ही पढ़ लिया था, दो जो है वो मैं आपको आज करा दूंगा। तो याद रखने वाली बात फॉर्मूलाज हैं ये स्टेप्स। अच्छा, छठा स्टेप, आखिरी स्टेप, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि स्टेप 5 में जो जी वैल्यू निकली है उससे कंपेयर करें स्टेप 3 से, यानी कि अपनी बर्दाश्त के लिमिट से। अगर जी वैल्यू आई है 3 और आपकी बर्दाश्त की लिमिट थी 1.96, आप कहेंगे नहीं, नल हाइपोथेसिस झूठा है, मैं नहीं मानता। अगर जी वैल्यू आ गई 1.90, आप लोग मुझे बताएंगे नल हाइपोथेसिस कौन है, सच्चा है झूठा? अवाम ने मिलके एक जबान में कहा सच्चा। क्यों सच्चा? क्योंकि वो हमारी बर्दाश्त की लिमिट के अंदर था। इसका मतलब ये कि हमारे मीन में और सवाल के मीन में थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा फर्क हम माफ कर देते होते हैं। लेकिन अगर फर्क बर्दाश्त से ज्यादा हो जाए, हम कहते हैं नहीं, नल हाइपोथेसिस झूठा है। मुझे बताएं कॉन्सेप्ट के किसी कोने में कोई मसला? ये स्टेप्स एक दफा याद हो जाए, समझे पूरा चैप्टर 14 भी हो गया और थोड़ा थोड़ा 15 भी हो गया। मुकम्मल क्लैरिटी। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। है मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ, माजरत के साथ इसे मैं मिटा रहा हूं। हम हर तरह के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बेसिकली तो हमें सिर्फ स्टेप 4 और 5 के फॉर्मूला चाहिए। स्टेप 4 के फॉर्मूले, अगर मीन का सवाल हो तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होगा? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n मीन। अगर खुदा ना खास्ता स्मॉल सैंपल साइज है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, और स्मॉल s आपने n-1 वाला यूज करना है। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि भूलना चाहिएगा। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर कुछ गड़बड़ है और अक्सर सवालों में ये s आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ जाता है। जब सैंपल साइज है 30 से कम, तो सवाल का अगर मूड खराब हो तो आपको 26 नंबर देके बोले जाओ जो करना है कर लो। अब इसको मीन भी आपको खुद निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी खुद। तो शायद किसी ने एक आदमी ने आपको मीन और जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेटर से निकालना सिखाया हो। ये हमारे पास आगे मीन के सवालों में स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले। उसके अलावा क्या फॉर्मूला है? प्रोपोर्शन के केस में स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अभी 10 मिनट पहले पढ़ा है, स्क्वायर रूट पी क्यू ओवर एन।
ये फॉर्मूलाज तो आपको पहले आते हैं, हमने चैप्टर 13 में देख लिए थे। अब अगले दो फॉर्मूला शायद आपके लिए नए हो। डिफरेंस बिटवीन मीन का सवाल। अब यहां एक थोड़ी सी नई बात, जब डिफरेंस बिटवीन मीन का सवाल हो तो नल हाइपोथेसिस में थोड़ी सी चेंज आ जाती है। याद रखिएगा, डिफरेंस वाले सवालों में नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होगा कि नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2। जहां डिफरेंस का सवाल हो, गौर फिक्र नल हाइपोथेसिस पे करनी ही नहीं, खैर आंखें तो खुली रखिएगा, इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ कह दीजिएगा मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2। और अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का सवाल हो तो इंतहाई कॉन्फिडेंस से लिख दीजिएगा, रफ वर्क में, पेपर में तो नहीं आप लिखेंगे, प्रोपोर्शन 1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन 2। अब बंदा पूछे, अगर हर तरह के नल हाइपोथेसिस में इज इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा तो हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि सवाल वन टेल है या टू टेल है? डिफरेंस बिटवीन वाले सवालों में हमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जरा सोच के बनाना पड़ेगा। जो आपने नल हाइपोथेसिस के बारे में ना सोच के शायद जो 5 सेकंड बचा लिया, वो 5 सेकंड आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में गौर व फिक्र के लिए यूज करने पड़ेंगे। सवाल आपसे दो तरह की बातें कर सकता है, या तो सवाल किसी की साइड ले या सवाल किसी की साइड ना ले। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन मीन का सवाल आ गया कि ये कोई क्लास थी, हमने इस क्लास के फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स दोनों के टेस्ट के स्कोर इकट्ठे किए, इनका मीन लिया, उनका मीन लिया, इनका मीन ये है, उनका मीन ये है, जरा पता लगाओ बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है। अगर सवाल सिर्फ इतनी बात करके चुप हो जाए कि ये इनका डाटा है, ये उनका डाटा है, बताओ डिफरेंस बिटवीन मीन सिग्निफिकेंट है तो नहीं, सवाल टू टेल है। सवाल ने किसी की साइड नहीं ली। आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा भला? आप कहेंगे मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया, सवाल टू टेल होगा। मगर अगर सवाल खुदा ना खास्ता किसी की साइड ले ले, सवाल इस तरह की बातें करता पाया जाए कि हमने हिसाब लगाया है कि इस क्लास की औरतें ज्यादा जो है वो जीनियस होती हैं, प्रूफ करें कि होती हैं कि नहीं। सवाल ने साइड ले ली है, नल हाइपोथेसिस जो है वो, नल हाइपोथेसिस को नहीं छेड़ना, नल हाइपोथेसिस अभी भी यही है कि दोनों साइडें बराबर ही, लेकिन सवाल ने किसी की साइड ले ली, आप सवाल के ऑपोजिट हो जाए। सवाल कह रहा है कि औरतें ज्यादा जीनियस होती हैं, आप कहें नहीं, बंदे ज्यादा जीनियस होते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा इस केस में आपका? अज्यूमिंग कि आपने किसको क्या कंसीडर किया, अगर हम मीन 1 बी को कह रहे हैं, मीन 2 जो है वो जी को कह रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, मीन 1 इज ग्रेटर देन मीन 2। अगर सवाल किसी की साइड ले तो उसके ऑपोजिट चले जाएं, और अगर सवाल साइड ना ले तो टू टेल जिंदाबाद। नहीं, डिफरेंस बिटवीन मीन के सवाल में ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं लिखेंगे। ये याद करने वाली बात है। डिफरेंस के केस में ये रटा रटाया है कि सिर्फ ये दो होंगे, वो तीनों तरह के नहीं हो सकते। एग्जैक्टली और अगर सवाल ने साइड नहीं ली, सिर्फ इतनी बात की है कि ये डाटा इसका, ये डाटा उसका है, बताओ डिफरेंस है कि नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू, वो टू टेल हो जाएगा। अच्छा जी, ये नल हाइपोथेसिस वाली बात याद रखने वाली है। बातें फॉर्मूलाज की तरफ। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन मीन के केस में होगा बड़ा सारा स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको सवाल में जाहिर सी बातें गिवन होगी। और आखिरी फॉर्मूले की बात भी कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला इस केस में होगा P1Q1 ओवर N1 प्लस P2Q2 ओवर N2। स्टेप 4 में जितने तरह के फॉर्मूलाज आ सकते थे मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिए। सिंपल मीन का सवाल लेकिन स्मॉल सैंपल साइज है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है। प्रोपोर्शन का सवाल, डिफरेंस बिटवीन मीन का सवाल, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस का सवाल। एक और मजे का शॉर्टकट याद रखें, स्टेप 5 में जो आपने जी वैल्यू या टी वैल्यू निकालनी है,
जिस भी तरह का सवाल है, मीन है, प्रोपोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड प्रोपोर्शन है, हर सवाल के डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड एरर आएगा। अभी दिल की तसल्ली भी कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने हर तरह का फॉर्मूला लिख दिया स्टेप 4 के लिए। अब स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 के फॉर्मूलाज, अगर मीन का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पहले ही आता है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अगर प्रोपोर्शन का सवाल है, सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अगर डिफरेंस बिटवीन मीन्स का सवाल है, तो डिफरेंस मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस का सवाल है, तो प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। हर किसी के डिनोमिनेटर में चेक कर लें, स्टैंडर्ड एरर ही आ रहा है। चैप्टर 14 हो गया। एक मिनट, क्वेश्चन में कर लेता हूं। उससे एक बस छोटा सा एक एमसीक्यू के हवाले से मुझे काम की चीज याद आई। अक्सर एक एमसीक्यू आ जाता होता है टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एक टेबल बना के बात करते हैं। 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आप नल हाइपोथेसिस को मान लें, या आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। आपके हाथ में तो 2 ही कंक्लूजन है, या मान ले या ना माने। नल हाइपोथेसिस भी 2 तरह का हो सकता है। या तो नल हाइपोथेसिस सच्चा होगा, या नल हाइपोथेसिस झूठा होगा। अगर नल हाइपोथेसिस सच्चा था और आपने मान लिया, सोचें कोई परेशानी वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। सच्ची बात को मान लेना तो अच्छी बात होती है। लिख दें ओके। अगर नल हाइपोथेसिस झूठा था और आपने नहीं माना, कोई परेशानी वाली बात? तो ये भी अच्छी बात है, लिख दें ओके। लेकिन अगर बाकी 2 सिचुएशन जिनके आगे मैंने फिलहाल कुछ नहीं लिखा, ये अगर हो तो काम खराब हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर नल हाइपोथेसिस सच्चा था, आपने नहीं माना, आपने बहुत गलत काम किया, इस गलत काम को कहेंगे टाइप 1 एरर। सच्ची बात नहीं मानी, टाइप 1 एरर। और ये वाली सिचुएशन, झूठी बात मान ली, बहुत गलत काम किया, इस गलत काम को बोलते हैं टाइप 2। तो सवाल आपको कहानी सुना के बोल सकता है, ये सिचुएशन थी, हमने ऐसे किया, बताएं क्या है। अब सवाल आपको इससे भी ज्यादा कंफ्यूज इस सवाल में कर सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि एरर हो। क्या पता सवाल सही कह रहा हो, आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे? टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, ऑल ऑफ दीज, और ये एरर है ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एरर हो ही ना। ये 2 सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है ओके ओके वाली। नल हाइपोथेसिस सच्चा था, आपने मान लिया, क्या टेंशन है, कोई एरर नहीं है। नल हाइपोथेसिस झूठा है, आपने मान लिया, गलत काम किया, टाइप 2 एरर हो गया। आवाम से आवाज आई थी चैप्टर 14 का एक आधा सवाल करा दें। क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो कि ज्यादा खौफनाक लग रहा है? और कर लेते हैं। एमसीक्यूज कंफ्यूज कर रहे हैं, नाम बताएं उस एमसीक्यू का। सर 15 है, 16 है। 15 वाले का तो जी टेस्ट होना चाहिए ना? अभी देख लेते हैं। लैपटॉप उठा के मैं साथ ही ले आया। नाम बोलें। 14.15 कंट्रोल F14.15। ऑनलाइन वाले जो है वो आई क्या स्टडी टेक्स्ट देखें। इफ n इज लार्ज, यानी कि n इज ग्रेटर देन 30 एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा वाला यूज होगा? जी। क्यों जी? हमने कहा था कि टी टेबल सिर्फ उस मजबूरी में यूज करना है कि सैंपल साइज भी जो है वो n से स्मॉल हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन भी गिवन ना हो। मजबूरी में हम सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें। जब उन दोनों में से, दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जी टेबल जिंदाबाद। इस तरह के सवालों को समझाने का मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूं। क्या हमारे पास शर्तें होनी चाहिए? एक तो n ग्रेटर देन या तो 30 हो या तो स्मॉलर देन 30 हो, और दूसरी बात है पॉपुलेशन, बल्कि टेबल ही बना लेते हैं, ग्रेटर देन 30 स्मॉलर देन 30, और दूसरी आपके पास स्टैंडर्ड है
पॉपुलेशन क्या स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है और आपका सैंपल साइज भी ग्रेटर देन 30 है, फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी, जी टेबल जिंदाबाद या जी कैलकुलेशन जिंदाबाद। अगर पॉपुलेशन साइज जो है वो आपके पास गिवन है और सैंपल साइज स्मॉलर देन 30 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जी टेबल जिंदाबाद। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन, कोई मसले वाली बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, लेकिन यूज करेंगे जी टेबल। और अगर शदीद मजबूरी है, सैंपल साइज भी 30 से कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं गिवन, तो मजबूरी में सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी यूज करेंगे और यहां यूज करेंगे हम टी टेबल। अब इस तरह का जो मर्जी हमसे क्यों आ जाए, ये वाला टेबल माइंड में ले आइएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। और कुछ चलें, तब तक आप सोचें, तब तक मैं चैप्टर 15 के ऊपर थोड़ी और फिगर कर लूं। अगर आपने कुछ नोट करना है तो कर लें, फिर मैं सारा कुछ मिटा दूंगा। चैप्टर 14 के अगर आपको स्टेप्स याद हो गए तो चैप्टर 15 तो इजी है। चैप्टर 15 में बस एक दो नए फॉर्मूलाज आएंगे और जो है वो साथ आपके दो तरीके के सवाल आएंगे, दो टाइप्स ऑफ सवाल। नाम है चैप्टर 15 का काई स्क्वायर। काई स्क्वायर दो चीजों के लिए यूज होता है, क्या? गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले ही पेज पे आपको इस तरह की कुछ बातें मिलेंगी कि काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। काई स्क्वायर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है, काई स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। दूसरी बात, काई स्क्वायर में 1 टेल 2 टेल वाला सरदर्द नहीं होता, काई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद बात करते हैं काई स्क्वायर के फॉर्मूले की। देखने में फर्स्ट लुक में आपको काई स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत अजीबोगरीब लगेगा। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बड़ा सारा सिग्मा ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। बंदा पूछे ओ कौन है, ई कौन है? ओ होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कुछ लोग इसे ए भी लिखते हैं, ए फॉर एक्चुअल, ए माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल वो वाली फिगर जो कि वाकई में असल फिगर्स हो। और एक चीज होती है ई, ई फॉर एस्टिमेट। एस्टिमेट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तुक्का या अंदाजा। तो कुछ फिगर्स एक्चुअल होती है, कुछ अंदाजा होता है। इनके ऊपर हमने ये वाली फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी होती है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स तकरीबन वही हैं, बल्कि तकरीबन क्या 90% वही है जो चैप्टर 14 में थे। स्टेप 1 क्या था? नल हाइपोथेसिस बनाए। स्टेप 2 क्या है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए। स्टेप 3 क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल। अब सिग्निफिकेंस लेवल में हमने उसमें तो ज़बानी याद की हुई थी फिगर्स चैप्टर 14 में। चैप्टर 15 में ज़बानी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। काई स्क्वायर का टेबल प्लीज देख लीजिएगा। काई स्क्वायर के टेबल को देखने का क्या तरीका है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आगे एक सिग्निफिकेंस लेवल। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के तरीके क्या थे? अगर लिस्ट में आपके पास डाटा हो, आपके पास 6 नंबर गिवन हो, उनका ऑब्जर्व वैल्यू गिवन हो, उनकी एक्चुअल वैल्यू गिवन हो, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। और अगर डाटा टेबल की फॉर्म में हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला आपका हो जाता है रोज -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स -1। स्टेप 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमने काई स्क्वायर की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है, वो वाली वैल्यू जो कि हमारी बर्दाश्त की लिमिट होती है। बर्दाश्त की लिमिट हम एडवांस में इसलिए कैलकुलेट करके रख रहे हैं ताकि आगे हम एक बड़ा हैवी किस्म का शॉर्टकट लगा सकें, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। स्टेप 3 हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। स्टेप 4 वैसे क्या होता था? स्टैंडर्ड एरर निकालते थे। यहां आप निकालेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर भी काई स्क्वायर ही होता है। और स्टेप 5 स्टेप काई स्क्वायर की वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। अगर आपका आंसर क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो गया तो आप कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस झूठा है। अगर उसके अंदर आंसर आ गया तो आप कहेंगे नल हाइपोथेसिस सच्चा है। कोई परेशानी वाली बात? यानी कि हो भी गया चैप्टर? नहीं, कुछ आपको मैंने शॉर्टकट्स थोड़े से और सिखाने हैं। जो टाइप 1, ये जो
आपके पास होगा कि दो तरीके पे जो है वो काई स्क्वायर यूज होता है, गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिट सिर्फ ये होता है कि आपके पास जो एक्चुअल डाटा है और जो तुक्के वाला डाटा है, क्या उसके दरमियान कोई रिश्ता है कि नहीं। इसमें भी वही याद रखने वाली बात है कि काई स्क्वायर के सवाल में नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होगा कि देयर इज नो, मैं सवाल आधा बोल के जो है वो चुप हो गया, देयर इज नो व्हाट। अगर गुडनेस ऑफ फिट का सवाल है तो हम कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डाटा एंड एस्टिमेटेड डाटा। एक्चुअल डाटा और हमारे तुक्कों, हमारे अंदाजों में कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमेशा नल हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होता ही है कि आपको एक्स और वाई के आपस का रिश्ता कैलकुलेट करने का कहा जाता है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होगा कि देयर इज नो डिफरेंस, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा ऑलवेज कि देयर इज अ डिफरेंस। ओके, थ्योरी पोर्शन तो उधर कंप्लीट हो गया। अब मेरा दिल कहता है कि काई स्क्वायर का एक आधा सवाल जो है वो खुद बना के कर लेते हैं ताकि हम शॉर्टकट्स की बात कर सकें। तो फॉर्मूला हमारी आंखों के सामने लिखा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी है। पहले एक सवाल करते हैं गुडनेस ऑफ फिट का। गुडनेस ऑफ फिट के लिए एक्चुअल डाटा में कहता हूं कि कोई से मेरे पास 6 नंबर हैं, 15, 20, दोबारा से 20, 25, 35, 40, कितने हो गए? 6 हो गए। ये एक्चुअल डाटा है। इस डाटे को देख के फिर मैंने कुछ तुक्के लगाए। मैंने कहा कि 15 बढ़ के 18 हो जाएगा, 20 कम होके 19 हो जाएगा, ये वाला 20 बढ़ के 25 हो जाएगा, ये वाला 25 कम होके 15 हो जाएगा, ये वाला 35 बढ़ के 40 हो जाएगा, और ये वाला 40 बढ़ के 41 हो जाएगा। यकीन माने मैंने कोई दिमाग यूज नहीं किया, जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। इन नंबर्स का देखने में आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हमने निकालना है काई स्क्वायर की वैल्यू। एक्चुअल डाटा सवाल में गिवन था, एक्सपेक्टेड डाटा आपके पास सवाल में गिवन है। गुडनेस ऑफ फिट में आमतौर पर एक्सपेक्टेड डाटा गिवन होता है। अब हमने काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से। चूंकि रेगुलर क्लास में मैंने अवाम से जो है वो सवाल इंतहाई लंबे रूट से सॉल्व करवाया था, फिर उन्हें शॉर्टकट बताया था। ये एक रिवीजन क्लास है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ जा रहा हूं। इससे अगला कॉलम होना चाहिए था O माइनस ई, उससे अगला कॉलम होना चाहिए था O माइनस ई का स्क्वायर, उससे अगला कॉलम होना चाहिए था O माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। टिप नंबर 1, प्लीज ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम पेपर में कैलकुलेट करने ना बैठ जाइएगा, डायरेक्ट ये वाला कॉलम निकालें और एक झटके में निकालें सब कुछ कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 15 माइनस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, देखें क्या होता है 0.5। लेकिन रुकें, हमने ये नहीं देखा कि इस चीज को किससे कंपेयर करना है। मुझे बताएं सवाल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी? 5, n-1 5। मुझे जल्दी से काई स्क्वायर के टेबल में देख के बताएं कि 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बर्दाश्त वाली वैल्यू? अवाम ने कहा 11.07। क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी एक दफा देखूं? ठीक ही होगी। 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। हमने एक कॉलम कैलकुलेट किया। कॉमन सेंस से पूछ के बताएं इनमें से कौन सी वाली रो का आंसर सबसे ज्यादा आ सकता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ज्यादा आने का क्या शॉर्टकट होता है? या तो न्यूमरेटर वाली चीज ग्रेटर दो, या तो डिनोमिनेटर वाली चीज स्मॉलर हो। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किधर है? इधर करके देखें जरा। 25 माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, 6.67। और देखें कहां जो है वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। इससे अगली रो करके देख लें। 35 माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, 0.625।
0.625 फुल स्टॉप। टिप नंबर 2, जब आपको आधा सवाल करके पता लग जाए कि आपका आंसर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन जो है वो क्रिटिकल वैल्यू होगा, सवाल वहीं छोड़ के जो है वो कंक्लूजन निकालें। मैं इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मैं अगर अगले 3 लाइंस की कैलकुलेशन भी कर लूं तो मेरा आंसर 11 से ज्यादा नहीं होने वाला। जो 3 फिगर्स मिलके बड़ी मुश्किल से 6 हुई हैं और 6 सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाली फिगर थी, बाकी फिगर्स तो बेचारी 0.0 पॉइंट में खेल रही हैं। इन अदर वर्ड्स में यहीं से कह सकता हूं कि नल हाइपोथेसिस सच्चा है कि झूठा है, बर्दाश्त के अंदर है। हमने कहा नल हाइपोथेसिस सच्चा है, तो जब गुडनेस ऑफ फिट का सवाल था तो नल हाइपोथेसिस के सच्चे होने का मतलब क्या है? एक्चुअल डाटा और हमारे अंदाजे में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों करीब करीब है। ये था गुडनेस ऑफ फिट का सवाल। किसी स्टेप में कोई परेशानी है तो प्लीज बता दें। ओके, या तो सवाल में गिवन होगी, नहीं है तो 95% कॉन्फिडेंस यानी कि 5% सिग्निफिकेंस। दूसरी टाइप ऑफ सवाल होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तरीकेकार सेम है लेकिन उस सवालों में अक्सर आपको एस्टिमेटेड वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ जाती होती है। एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना भी एक साइंस है, एक दफा मैं आपको सिखा देता हूं, इंशाल्लाह इंदा जो है वो आपको याद रहेगी। डाटा मैं फिर से अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स सी दिस इज ए, दिस इज बी, बल्कि चलो दिस इज बॉयज, दिस इज गर्ल्स, गुड मार्क्स, मीडियम मार्क्स और पुअर मार्क्स। यहां मैं क्वांटिटी की बात कर देता हूं, वंस अगेन इंतहाई रैंडम नंबर्स हैं, 45, 25, 15, 17, 21 और 25। वंस अगेन रैंडम नंबर्स हैं, अगर आंसर अजीबो गरीब भी आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये मेरे पास कुछ एक्चुअल फिगर्स हैं, बल्कि नहीं, इसका भी पैटर्न सेम ही रखते हैं। 25, 21, 17, ज्यादा गर्ल्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं और थोड़ी सी गर्ल्स ने जरा कम मार्क्स लिए। ये हमारे पास डाटा है, ये एक्चुअल है कि हमारे तुक्के हैं? वैसे तो आपस की बात है, मेरे तुक्के ही हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बना बनाया सवाल है, तो ये एक्चुअल डाटा है। इससे हम क्या कहते हैं? ओ में लिख दें सारी फिगर्स, 45, 25, 15। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इस 25 को 26 कर देता हूं। 26, 21, 17, ये 6 नंबर है। लेकिन चूंकि डाटा टेबल फॉर्म में था, बताएं इस डाटे के कितने कॉलम्स हैं, डाटे की कितनी रोज हैं? इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके मुझे बताएं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जरा देखें क्या क्रिटिकल वैल्यू होती है। जी टेबल आपको बताएगा, काई स्क्वायर का टेबल आपको बताएगा 5.991। अब इससे अगली साइंस है कि इस डाटे से किसी तरह एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालना। उसके 2 तरीके हैं। तरीका लगाने से पहले जरा टोटल्स कर लें, रोज के भी कॉलम्स के भी। इन दोनों का कि इन सारों का? रो का, कॉलम का। 71, 46, इनका भी कर लें 64। जरा इन दोनों का टोटल करें, जरा इन तीनों का टोटल करें। जाहिर सी बात है सेम ही होगा। रोज का कॉलम और कॉलम्स का जो है वो टोटल हमेशा सेम होगा। अब तरीकेकार नंबर 1, या रोज की परसेंटेज निकाल लें या कॉलम्स की परसेंटेज निकाल लें, जो आपका दिल करता है। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। रोज की परसेंटेज कैसे निकलेगी? सॉरी, हाँ, रोज की 85/149 और 64/149। 0.57, 4295।
ये किसकी परसेंटेजेस हैं? रोज की परसेंटेज। अब आपने इन दोनों परसेंटेजेस को बारी बारी कॉलम्स के टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोग कैलकुलेशन करें और बाकी ऑनलाइन वालों को मैं एक टिप बताता जाऊं, अगर आपका दिल ना करे ये करने का तो ऑपोजिट भी कर सकते हैं। तीनों जो है वो कॉलम्स की वैल्यूज को इस तरह डिवाइड करें और उनकी तीनों परसेंटेज को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, बस फिर भी जो है वो घूम फिर के 6 फिगर्स आ जाएंगे एस्टिमेटेड। 71 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होता है? 40.5। चलो इतना ही जो है वो इससे करते हैं 40.5। अब ये भी बहुत बड़ी साइंस है कि 40.5 में किसके आगे लिखूं? 40.5 कौन था? 85 वालों की परसेंटेज जो कि 71 वालों से लगी। 85 वालों को देखें 71 में, 45 के आगे आप लिखेंगे 40.5। नेक्स्ट 71 मल्टीप्लाई बाय ये 30.49 ही रहना है। 30.49 में अगेन 5 में से किस नंबर के आगे लिखूं? देखें नंबर आया कहां से? ये 64 की परसेंटेज है जो कि 71 से मल्टीप्लाई हुई। 64 की परसेंटेज जो कि 71 से मल्टीप्लाई हुई। 26 के आगे लिखिएगा 30.49। इसी तरह 46 को बारी बारी इन दोनों परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर दें। 26.24 ठीक है। 32 तकरीबन 20 होना चाहिए। पहला वाला गलत है। नहीं 32 का मल्टीप्लाई किया 0.5705 के साथ। तो क्यों किया है? पहले 46 की दोनों चीजें तो निकाल लें। 46 इंटू दिस 19.75। बस ये 4 फिगर्स ही काफी हैं, इसी से पता लग जाएगा। 26.24 किसके आगे लिखूं? कॉमन सेंस तो कहती है 25 के आगे लिख देते हैं, करीब करीब है, लेकिन अक्सर ये कॉमन सेंस मरवा भी देती होती है, वेरीफाई कर लें। 46 वाला नंबर है जो कि 85 वाली परसेंटेज से मल्टीप्लाई हुआ, तो 25 के आगे ही आएगा। और 19.75 पे किसके आगे लिखें? 21 के। बस काफी है। इन 4 फिगर्स का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं 5.9 के करीब करीब भी आ रहा है कि नहीं। 45 माइनस 40.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 40.5। अब हमने कहा 0.5 में डायरेक्ट जो है वो इस लाइन में कैलकुलेशन कर रहा हूं। 4 फिगर्स कैलकुलेट करके ही मुझे अकल आ गई कि नहीं यार, ये 4 फिगर्स बड़ी मुश्किल से जो है वो 1 को क्रॉस उन्होंने किया होगा, तो अगली 2 फिगर्स ने आके जो है वो किसी तरह जो हमें 5.9 से आगे नहीं पहुंचा देना। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू बर्दाश्त के अंदर अंदर है। नल हाइपोथेसिस सच्चा निकला। नल हाइपोथेसिस सच्चा होने का मतलब क्या है? देयर इज नो रिश्ता बिटवीन एक्स एंड वाई। बॉयज और गर्ल्स का मार्क्स से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका जेंडर जो भी है आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस अब जाते जाते एक आखिरी बात, इससे अगला टाइप का सवाल होता है 2x2 कंटिजेंसी टेबल। 2x2 कंटिजेंसी टेबल क्या होता है? एक ऐसा डाटा जिसकी सिर्फ 2 ही रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों। कंटिजेंसी टेबल के केस में 2x2 के केस में फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2x2 के केस में सिग्मा बड़ा सारा O माइनस ई मॉड्यूलस, ये मैंने 2 लाइंस लगाई हैं स्ट्रेट, इन्हें प्यार से बोलते हैं मॉड्यूलस, माइनस 0.5 इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। बस आखिरी फॉर्मूला आपके सिलेबस का। क्या सीखा हमने? क्या नई बात है इसमें? एक ये मॉड्यूलस ने आ गया और एक ये माइनस 0.5 जो है वो कहीं से आ गया। ये फॉर्मूले का पार्ट है। अब इसका भी एक सवाल खुद ही बना के कर लेते हैं।
बल्कि काम करते हैं, इसी डाटे को 2/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45, 25, 26 और 21। ये मैं करके आ रहा हूँ, मिटा के दोबारा ही लिख लेते हैं। 45, 25, 26, 21 दोनों तरह से टोटल्स कर लें। ये वाले टोटल्स तो ठीक हैं, ये वाले टोटल्स 70 और 47 टोटल कर लें। आर यू श्योर? अब हमने कहा 1117। अब ये जो मेरे आंखों के सामने डाटा है ये 2/2 कंडेंसी टेबल है, इसके 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं। मुझे जरा फॉर्मूले से पूछ के बताएं 2 रोज और 2 कॉलम्स के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? टेबल से नजर आएंगी, मोबाइल से थोड़ी। 3 पॉइंट समथिंग है मेरा ख्याल है। 3.841 अब मेरी बर्दाश्त की लिमिट है। बर्दाश्त की लिमिट थोड़ी कम होगी, लेकिन हमारे पास नंबर भी तो थोड़े हैं, नंबर भी सिर्फ 4 हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू सवाल में नहीं गिवन, वो हम खुद ही निकालेंगे यूजिंग दी सब टोटल्स। पहले हमने रोज से परसेंटेज निकाली थी, अब हम कॉलम से परसेंटेज निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या असर पड़ता है सवाल पे। 71 ओवर 117, 46 ओवर 117, 0.60 इतना ही, 61 कर लेते हैं सर, और ये फिर 39 हो जाएगा। इस परसेंटेज को बारी बारी, अब जहां से परसेंटेज लिए उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें 7, यार ये फिगर तो बहुत ही करीब करीब की है। चलो 42.7, किसके सामने लिखें 42.7, जो कि 70 हो और 71 वाले परसेंटेज से आई हो। 45 के आगे हमने लिखा 42.7। 27.3 किसके आगे लिखना चाहिए? जो कि 70 को मल्टीप्लाई करके आया और 46 वाली परसेंटेज से आया, किसके आगे? 25 के आगे हमने लिख दिया 27.3। अब 4 रोज हैं, अगले 2 का भी कर ही लें। हमने 46 को बारी, सॉरी 46 को नहीं, 46 तो हमने परसेंटेज में यूज किया था, 47 को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी इन दोनों से। 28.6 बस 7 कर लेते हैं, 18.3। अब कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी, मैंने आपको शॉर्टकट भी पहले बता दिया, लेकिन ये जो मॉड्यूलस नया वाला आया है इसकी वजह से कुछ काम खराब होगा। इस मॉड्यूलस को किस तरह हैंडल करना है उसके भी 2 तरीके हैं। हमेशा की तरह मैं आपको पहले मुश्किल वाला बताऊंगा, फिर इजी वाला। मुश्किल वाला, दिस माइनस दिस, 25 माइनस 27.3, कैलकुलेटर बोलेगा -2.3। माइनस से जान छुड़ानी है, फॉर्मूला कहता था मॉड्यूलस जिंदाबाद। तो माइनस से जान छुड़ाने के लिए इस नंबर को जरा -1.1 से मल्टीप्लाई करें, फिगर पॉजिटिव हो गई, उसमें से 0.5 लेस करें, इस फिगर का स्क्वायर करें और डिवाइडेड बाय ई कर दें, यानी कि 27.3। देखिए क्या आंसर आया। दोबारा कहता हूं, -2.3 को मल्टीप्लाई किया -1 से, पॉजिटिव 2.3 हो गया, उसमें से 0.5 माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 27.3 किया, देखें क्या हुआ। सॉरी 0.118। ये तो था मुश्किल तरीका। इसका आसान तरीका बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो हम डायरेक्ट बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। 27.3 माइनस 25 माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27.3, अगर हम सच्चे हैं तो आंसर ये आएगा। क्या मैंने चालाकी की? सिर्फ मैंने बड़ा नंबर कैलकुलेटर पे पहले लिखा और छोटा बाद में, देखिए आंसर यही आ रहा है। सुभान अल्लाह, हमने एक और शॉर्टकट सीख लिया। अच्छा जी, एक रो तो हमने कर ली
बाकी तीनों भी कर दें बारी बारी। 0.123। 0.123। अब ये माइनस वाला है तो जान के जो है वो बड़ी फिगर पहले लिखिएगा 28.7 माइनस, आप 0.5 कर रही है ना, फॉर्मूले वाले 0.5 को ना भूल जाइएगा। सर उसका है 0.075। 28.7 माइनस 26 माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.7। चलें बस काफी है। इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर 0.5 भी नहीं बना होगा ना? 16 और 11 27 और 27 प्लस 0.05। मैं ज़बानी बातें कर रहा हूं, ये सारा मिला मिलू के अवाम ने कहा ठीक है बस 2 मिनट और, ये सारा मिला के 1 समथिंग भी नहीं बना होगा, राइट? तो नल हाइपोथेसिस सच्चा है कि झूठा? सच्चा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। अगर चैप्टर 14 की आपकी बेसिक्स सीधी हैं तो तकरीबन वही सारे स्टेप्स थे, कुछ कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स थे वो मैंने आपको बताया। अगर मैं कुछ सेकंडों में सिर्फ सारे को रिकैप करूं तो क्या है, काई स्क्वायर के केस में बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो जो है वो मॉड्यूलस सीधा नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन रो वाइज करनी है, कॉलम वाइज करेंगे तो आंसर सेम आएगा लेकिन डबल टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम ज़ाया करना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको आधा सवाल करके पता लग रहा है कि आपका आंसर बर्दाश्त से बहुत दूर है तो आधा सवाल करके भी आपको पता लग जाएगा कि नल हाइपोथेसिस सच्चा है कि नहीं। लेकिन अगर सवाल खुद मुंह से बोले कि काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर तो ये वाला शॉर्टकट नहीं लग सकता, फिर तो 6 की 6 रोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर सवाल किस तरह कहता नहीं, सवाल बस ये कहता है बताओ नल हाइपोथेसिस सच्चा है कि नहीं। प्लीज मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली जो है वो रिवीजन क्लास में, मिलते हैं कुछ दिन बाद।